नमस्कार दोस्तों, SR ग्रुप पैसन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, अपने चिंतन टॉपिक जारी है यूनिट 2 का। और आज ये अंतिम वीडियो है। ये आपका पूरा पार्ट है, समाप्त हो जाएगा इसी के साथ में। इसके बाद में शुरू करेंगे अभिप्रेरणा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा ये, अच्छे से देख के इसको समझेंगे। साथियों, लगातार वीडियो साथ साथ में देखते रहें। पूरा मैटर की अगर बात की जाए तो सिर्फ इसी चैनल पर साइकोलॉजी का आपको मिलेगा। यह 100% सत्य है साथियों, कोई भी पॉइंट यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा। तो देखते रहें, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। देखिए, समस्या समाधान है विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। समस्या समाधान एक संज्ञानात्मक व्यवहार है। साथियों, कोई भी समस्या आपके सामने आती है, उसका समाधान निकालने के लिए आपके पास में क्या है? ज्ञान होना जरूरी है। जब तक आपके पास में ज्ञान नहीं है तो उस समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते। और समस्या भी इस प्रकार की साथियों, जैसे कोई लक्ष्य है, उस तक आपको पहुंचना है। तो जब तक आपके पास में ज्ञान नहीं है साथियों, और ये लक्ष्य इतना टफ है कि आसानी से आप पहुंच भी नहीं सकते इसमें, तब क्या है? ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। ज्ञान के माध्यम से आप उस लक्ष्य तक आराम से पहुंच सकते हैं। यानी कोई भी समस्या है, उसका समाधान आप ज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि समस्या समाधान एक संज्ञानात्मक व्यवहार है। यह तब आवश्यक हो जाता है जब व्यक्ति किसी लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है, परंतु लक्ष्य आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। आगे कुछ परिभाषाएं हैं बोरोन के अनुसार। बोरोन ने देखिए क्या कहा है। समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने या उनमें से चुनने का प्रयास सम्मिलित होता है ताकि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। समस्या समाधान, समस्या का जब समाधान करते हैं तो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं आपके द्वारा की जाती हैं। उनमें से चुनने का प्रयास सम्मिलित होता है ताकि वांछित लक्ष्यों की क्या हो सके? प्राप्ति की जा सके। ये कहा बोरोन साहब ने 2001 में। मैटलिन देखे 1983 में क्या कहा है। समस्या समाधान के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं साथियों। एक है मौलिक अवस्था, एक है लक्ष्य अवस्था और एक है नियम। अब देखिए साथियों, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि आप बाजार जाना चाहते हैं और वहां पर से सब्जी लानी है आपको। तो ये क्या हो गया? आपका लक्ष्य हो गया। लेकिन साथियों, आपके पास में ना तो कोई साधन है, और इसकी दूरी जो मार्केट की है वो कितनी है? 3-4 किलोमीटर है लगभग। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साथियों, ये समस्या तो है आपके पास में कि ना तो कोई साधन है, जाना भी है, 3 किलोमीटर दूरी है। तो ये जो समस्या है साथियों, इसको कहते हैं मौलिक अवस्था। इसको क्या कहते हैं? मौलिक अवस्था कहते हैं। और कैसे भी करके मान लीजिए आप किसी से किसी भी तरीके से आप वहां पर पहुंच जाते हैं। कहाँ पर? मार्केट में सब्जी लेने के लिए। तो यह आपकी क्या होगी? लक्ष्य अवस्था। यानी लक्ष्य तक आप पहुंच गए कैसे भी करके। उस व्यक्ति ने मान लीजिए, या आपने पैदल चल कर गए हों, या किसी से आपने लिफ्ट ली हो, कैसे भी करके वो दूरी आपने तय की। तो ये क्या है? नियम है। ये क्या है? नियम है। ऐसा कहा मैटलिन साहब ने। तो इस प्रकार से इन 3 अवस्थाओं में इसको बांटा है। तो ये समझ में आया होगा साथियों। इस उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं आसानी से। अब समस्या समाधान की विधि है मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, समस्या समाधान की कई तरह की विधियां हैं, लेकिन निम्नलिखित 2 विधियां हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। एक है आपकी यादृच्छिक अन्वेषण विधि। इस विधि में व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न एवं त्रुटि उपायों का सहारा लेता है। कोई भी समस्या है, उसके समाधान के लिए प्रयत्न करता है। त्रुटि यानी भूल, त्रुटियां, भूल हो जाती है, तो इन उपायों का सहारा लेता है। इसी को कहते हैं यादृच्छिक अन्वेषण विधि। और एक है स्वतः शोध अन्वेषण विधि। ये देखिए क्या दे रखा है इसमें। इस विधि में साथियों, व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करके समस्या समाधान करने की कोशिश करता है जो उसे संगत प्रतीत होते हैं। सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है एक तो इसमें जब समस्या का समाधान करता है, बल्कि उन्हीं विकल्पों का चयन करता है समस्या समाधान में जो आसानी से उसको प्राप्त हो जाएं। इसको कहते हैं स्वतः शोध अन्वेषण विधि। तो ये 2 समस्या समाधान की विधियां हैं। अब देखिए प्रत्यक्षण। छोटे छोटे टॉपिक हैं। प्रेसिपिटेशन क्या नाम दे रखा है ये, पढ़ना प्रत्यक्षण।
राय ब्रन के अनुसार अनुभव के आधार पर संवेदना की व्याख्या करने की प्रक्रिया प्रत्यक्षण कहलाती है। संवेदना भी पढ़ेंगे साथियों। संवेदना होती क्या है? ज्ञानेंद्रियां होती हैं आपकी, जिनसे आप जानकारी प्राप्त करते हैं। उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा या ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव से आपका जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, उस तक पहुंचने की जो क्रियाएं हैं वही क्या कहलाती हैं? संवेदनाएं कहलाती हैं आपकी। और यहां पर परिभाषा देखिए, राय ब्रन के अनुसार अनुभव के आधार पर संवेदना की व्याख्या करने की प्रक्रिया प्रत्यक्षण कहलाती है। आपके पास में जो अनुभव है उसके आधार पर इन संवेदनाओं की व्याख्या करते हैं आप, तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या है? प्रत्यक्षण कहलाती है। पहले संवेदना को आपको समझना होगा। संवेदना कहते हैं ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव से मस्तिष्क तक पहुंचने की क्रिया। ज्ञानेंद्रियां कितने प्रकार की हैं वो भी जानेंगे आगे। देखिए, वुडवर्थ के अनुसार प्रत्यक्षण ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वस्तुओं तथा वस्तुनिष्ठ तथ्यों को जानने की प्रक्रिया है। प्रत्यक्षण का मतलब होता है साथियों, ये परिभाषा देखिए, प्रत्यक्षण कहलाती है, यानी जो आपके एकदम सामने हो, आंखों के सामने। तो ये परिभाषा वुडवर्थ के अनुसार। प्रत्यक्षण के कुछ सोपान हैं, उनको भी देखिए। ये रहा साथियों, देखिए दिख रहा होगा। ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान वाहक तंतुओं को प्रभावित करना। ज्ञान वाहक तंतु जो आपकी जो संवेदनाएं हैं उनको दिमाग तक प्रेषित करती हैं, तो इनको क्या करती हैं? ज्ञानेंद्रियां प्रभावित करती हैं। ये प्रत्यक्षण के सोपान हैं। ज्ञान वाहक तंतुओं द्वारा उत्तेजना को मस्तिष्क के ज्ञान केंद्र में पहुंचाना। संवेदना का होना, पूर्व अनुभवों से संवेदना की तुलना, संवेदना को अर्थ देने के फलस्वरूप। अब आगे देखिए, संवेदना को जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपके समझ में आएंगी। देखिए, ये है सेंसेशन, संवेदना। ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव से मस्तिष्क तक पहुंचने की क्रिया को संवेदना कहते हैं। यह अपन ने जाना है। संवेदना मस्तिष्क की एक सामान्य तथा सरलतम प्रक्रिया है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह संवेदनाओं की श्रेणी में आता है। ये ज्ञानेंद्रियां आपकी आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, 5 प्रकार की संवेदनाएं साथियों जीव का प्रारंभिक व सरल अनुभव हैं। शुरुआत जब होती है, सबसे सरलतम अनुभव। जैसे आँख के माध्यम से किसी वस्तु को देख लेते हैं, कान के द्वारा आप कोई भी आवाज़ आती है उसको सुन लेते हैं, नाक के द्वारा किसी की गंध है, सुगंध है, उसको जान पाते हैं, त्वचा के द्वारा आपको स्पर्श का ज्ञान होता है, जिह्वा के द्वारा आपको टेस्ट का ज्ञान होता है। तो ये क्या है? संवेदनाएं जीव का प्रारंभिक व सरल अनुभव है। इन ज्ञानेंद्रियों के आधार पर 5 प्रकार की संवेदनाएं होती हैं, परंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इनको 7 संवेदनाओं के अस्तित्व को स्वीकार किया है। 2 और जोड़ दी साथियों इसमें, एक दिशा संवेदना और एक संतुलन संवेदना। कई बार इस प्रकार की कंडीशन होती है साथियों कि उस समय आपको संतुलन रखना होता है, और ये इस प्रकार की जो संवेदनाएं हैं उन्हीं को कहते हैं संतुलन संवेदना। ये शरीर करता है अपने आप उस समय। और एक है आपकी दिशा संवेदना, सही दिशा का। ये संवेदनाओं के माध्यम से भी कई बार इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ज्ञान करवाती हैं आपको सही दिशा का, गलत दिशा का अनुभव। अब आगे है आत्म एवं स्व संप्रत्यय, सेल्फ कंसेप्ट। देखिए, छोटे छोटे हैं और इनको पढ़ना भी है अपने को। व्यक्ति स्वयं के बारे में, स्वयं की योग्यताओं, क्षमताओं, भावनाओं आदि के बारे में जो विचार रखता है वे उसके स्व संप्रत्यय का निर्माण करते हैं। एक नवजात शिशु में स्वयं के बारे में धारणा विकसित नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका स्व संप्रत्यय आकार लेने लगता है, अर्थात वह स्वयं के बारे में जानने लगता है, स्वयं की योग्यताओं, क्षमताओं, कमियों आदि के बारे में समझ विकसित कर लेता है। हमारे स्वयं के बारे में विचार प्रत्यक्षण सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। कैसे? देखिए, यदि साथियों कोई विद्यार्थी मैथ्स में क्या है? कमजोर है, कोई विद्यार्थी मैथ्स में कमजोर है लेकिन संगीत में क्या है? निपुण है। संगीत में क्या है? निपुण है। उसका स्व संप्रत्यय संगीत में गणित की तुलना में अच्छा है और सकारात्मक भी होता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब संप्रत्यय देखिए, कंसेप्ट है, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं और आज ही इनको समाप्त करते हैं। संप्रत्यय साथियों पूर्व अनुभवों पर आधारित है।
तथा यह एक सामान्य विचार है। यह प्रत्येक देखी गई वस्तु का व्यक्ति के मन में नमूना या प्रतिमान है। आसान है समझना। जैसे जैसे साथियों, आप सड़क पर टहलते समय आपको बहुत छोटे आकार का एक चतुष्पाद मिल जाता है, कोई वस्तु मिल जाती है, इसे समझ लीजिए आप। और इस चतुष्पाद का चेहरा किस प्रकार का है? कुत्ते के जैसा। अपनी पूंछ भी हिला रहा है और अपरिचित जब इसको दिखाई देते हैं तो ये भौंक भी रहा है। क्या कर रहा है? भौंक भी रहा है। आप निसंदेह साथियों उसकी पहचान एक कुत्ते के रूप में ही करेंगे और संभवतः सोचेंगे कि ये एक नई प्रजाति का है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा है। तो इस प्रकार के जो प्रतिमान हैं व्यक्ति के मन में नमूने, ये प्रत्येक देखी गई वस्तु के कारण उसके माइंड में आते हैं। सामान्य विचार पूर्व अनुभवों पर आधारित, इसी को क्या कहा है? संप्रत्यय। और कुछ ये पॉइंट दे रखे हैं, देखिए। संप्रत्यय निर्माण, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष उसके सामने, गुणों का विश्लेषण, तुलना, पृथक्करण या अमूर्तकरण, सामान्यकरण, समस्या समाधान, ये 5-6 पॉइंट हैं संप्रत्यय निर्माण के लिए। अब देखिए स्मृति या मेमोरी। स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहास द्वारा 1885 में किया गया। यह आपको याद रखना है। स्मृति, मेमोरी, इस पर मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन है साथियों, वो किसने किया? जर्मन के एक मनोवैज्ञानिक ने, नाम था हर्मन एबिंगहास। कब किया? 1885 में। वुडवर्थ साहब क्या कहते हैं? सीखने के पश्चात उस बात को याद रखना या पुनः प्रस्तुत करना स्मृति कहलाता है। कुछ भी आपने सीखा और उसको या तो याद रखना या उसको पुनः प्रस्तुतिकरण उसका करना, वही क्या है? स्मृति या मेमोरी कहलाती है। बार बार कहता हूं मैं कि रिवाइज कीजिए आप। तो रिवाइज करने से क्या होगा? पुनः प्रस्तुतिकरण करने से वो आपके स्मृति में क्या हो जाएगा? मेमोरी में अच्छे से फीड हो जाएगा। स्मृति की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं या तत्व हैं, देखिए। एक है कूट संकेतन यानी इनकोडिंग, एक है संचयन या भंडारण स्टोरेज, और एक है पुनरुद्वार या पुनः प्राप्ति रिट्राइवल। ये 3 प्रमुख प्रक्रियाएं या इसके तत्व हैं स्मृति के। ध्यान में रखें, कूट संकेतन, संचयन या भंडारण, पुनरुद्वार या पुनः प्राप्ति। अब देखिए इन साहब ने क्या कहा है। एटकिंसन सिप्रिन ने 1968 में स्मृति का प्रथम अवस्था मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे मॉडल भी कहा जाता है। अवस्था मॉडल के अनुसार स्मृति तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला दे रखा है संवेदी तात्कालिक स्मृति। इस स्मृति में साथियों व्यक्ति सूचनाओं को सामान्यतः 1 सेकंड या उससे भी कम समय के लिए रख पाता है ध्यान में। तो ये क्या है? तात्कालिक स्मृति, इमीडिएट। और अल्पकालिक स्मृति देखिए, इसको क्या है? संचयन इसका भी रखता है, लेकिन कितने समय तक? 20 से 30 सेकंड तक। इसको सक्रिय स्मृति, तात्कालिक स्मृति या लघुकालीन संचयन भी कहते हैं। और विलियम जेम्स है, उन्होंने इसको प्राथमिक स्मृति भी कहा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और तीसरी है आपकी दीर्घकालीन स्मृति, लॉन्ग टर्म। कम से कम इसमें साथियों 30 सेकंड तक यादें रखा जाता है और अधिक से अधिक कितने भी दिनों तक यादें रखता है। विलियम जेम्स ने इस स्मृति को गौण स्मृति भी कहा है। कोई भी पाठ घटना है उसको कम से कम 30 सेकंड तक अपनी मेमोरी में रखना, इसकी कोई सीमा नहीं होती। इस तरह की स्मृति में धारणा का हास या विस्मरण कम होता है। इसमें अधिगम की मात्रा अधिक होने के कारण धारणा अधिक पाई जाती है और अधिक दिनों तक यादें रहती है। तो ये 3 प्रकार की मेमोरी हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और इमीडिएट मेमोरी या सेंसरी मेमोरी। ध्यान में रखें आप इसको। अब ये है देखिए आपका, इसका ये ध्यान में रखें साथियों, प्रवर्तक जोसेफ डी नोवक, संकल्पना मानचित्रण या अवधारणा मानचित्रण, कंसेप्ट मैपिंग। इसके प्रवर्तक को आपको ध्यान में रखना है साथियों, बहुत बार पूछा गया है। इनके अनुसंधान दल ने कोर्नेल विश्वविद्यालय में 1970 में संकल्पना मानचित्र को प्रस्तुत किया था। यह संप्रत्यय या विचार जिसमें कोई भी बालक पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर बढ़ता है तथा अधिगम करता है। इसमें बालक को समस्त विषय वस्तु एक मानचित्र के रूप में पहले से ही बताने का प्रयास किया जाता है।
संकल्पना मानचित्रण में विषय वस्तु की एक ऐसी ही रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है जिसके द्वारा बालक आसानी से अधिगम प्राप्त करता है। उदाहरण से समझिए साथियों इसको। बालक है साथियों, उस बालक को जो राजस्थान के जिले हैं, कोई भी जिले बताने से पूर्व है साथियों, मानचित्र में अच्छे से उसको समझाया जाता है ताकि उसके मस्तिष्क में विषय वस्तु के बारे में संकल्पना क्या है अच्छे से तैयार हो जाए, धारण हो जाए उसके दिमाग में। वह सरलता से बता सके कि यह जिला कहाँ पर है, यह जिला कहाँ पर है और इसके पास में कौन सा जिला है। तो यही है आपका संकल्पना मानचित्रण, यानी पहले से उसको अच्छे से समझाया जाता है मानचित्र के द्वारा और फिर उससे पूछने पर वह आसानी से उसके प्रत्येक पॉइंट को बता देगा। अब देखिए इसके शैक्षिक महत्व हैं, ये लास्ट है, बस इतना ही दे रखा आपके। इससे सीखने वाला छात्र विशेष रूप से आकर्षित होता है क्योंकि उसको जानकारी डिटेल में मिलती है, अच्छे से पहले समझाया जाता है। किसी पाठ को पढ़ाने से पहले उसकी योजना निर्माण में सहायक होता है। किस योजना निर्माण में, यह उसको बताया जाता है। यह जटिल संरचनाओं की रूपरेखा बनाने में भी सहायक होता है। पूर्व अवधारणा को नई अवधारणा के साथ जोड़कर समझाने में भी सहायक है। इस प्रकार से दिया गया अधिगम लंबे समय तक याद रहता है। और ये मानचित्र निरूपण हेतु अपनाए जाने वाले चिन्ह हैं जिसमें शाखाएं, तीर के निशान, समूहीकरण। पहले शाखाएं देखिए, एक विचार पास और दूर के संबंधित विचारों को मिलाने के लिए शाखाओं में विभाजित हो सकता है। तीर के निशान जैसे ये होते हैं, विभिन्न शाखाओं को जोड़ने हेतु तीर के निशान का प्रयोग करते हैं। यानी पास का विचार है, नजदीकी विचार और दूर के संबंधित विचारों को मिलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, शाखाओं को। ये मानचित्र में ऐसे निरूपित आप करते हैं, अपनाए जाने वाले चिन्ह। समूहीकरण, यदि कई शाखाएं संबंधित विचार हैं तो समस्त क्षेत्र पर चारों ओर गोला बनाकर समूहीकरण को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आसानी से आपके समझ में आ जाएगा, इतना कोई टफ मैटर है नहीं। कल साथियों आपका टॉपिक शुरू होगा अभिप्रेरणा, वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अधिगम आपने पढ़ लिया, चिंतन आपका हो गया और अब शुरू करेंगे अंतिम टॉपिक आपका इस यूनिट का, अभिप्रेरणा। आज का टॉपिक बहुत ही साधारण है, ज़्यादा कुछ इसमें से पूछा नहीं जाता है, लेकिन साथियों फिर भी पढ़ना ज़रूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए